गोपाल कृष्ण गोखले का आधुनिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था को क्या योगदान रहा, आज हम इसी बिंदु को लेकर आपसे मुखातिब हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जन जन के मन में आशा और आकुलता का संचार किया। इस अवसर पर देश प्रेम से भरकर भारतीय नेता अपने देशवासियों के बौद्धिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व का संदेश लगातार प्रसारित कर रहे थे। इस संदेश को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाकर बड़ौदा नरेश, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ और कर्मठ समाज सेवक गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का कार्य किया। वर्ष 1896 में बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य के एक गांव में प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क रूप से उन्होंने लागू कर दिया। बड़ौदा नरेश के सफल प्रयास का प्रभाव गोपाल कृष्ण गोखले पर पड़ा। इस प्रभाव ने उनके दिलो दिमाग पर एक नया विचार अंकित किया कि जिस कार्य को एक छोटा सा राज्य बड़ौदा आसानी से संपन्न कर सकता है, तो फिर प्रचुर साधनों से युक्त ब्रिटिश भारत उसको तो कहीं अधिक सफलता से संपन्न कर सकता है। तो गोखले ये मानते थे, उनका ये मानना था कि भारतीयों को सबसे पहले तो शिक्षित होने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत गहरी ज़रूरत है। तभी तो वो नागरिक के तौर पर अपना हक यानी अपनी आज़ादी हासिल कर पाएंगे। गोखले किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते थे। गोखले इस समय केंद्रीय धारा सभा यानी इम्पेरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के एक मेंबर थे, एक सदस्य थे। इसलिए उन्होंने इस सभा के माध्यम से भारत सरकार को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, जिसको आजकल हम राइट टू एजुकेशन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर बना है, तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्राथमिक शिक्षा बिल गोखले प्रस्ताव, इस बिल का नाम गोखले प्रस्ताव था, इसको प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए और इस विषय में निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सरकारी अधिकारी भी हों, गैर सरकारी अधिकारी भी हों, एक संयुक्त आयोग बने और इसको जल्दी से जल्दी इस आयोग को नियुक्त किया जाए, इसको क्रियाशील किया जाए। तो इस प्रस्ताव में उन्होंने पूरे देश में 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर देने का मुद्दा रखा था। गोखले ने अपनी जोरदार तकरीर में विश्व के सभी देशों के प्राथमिक शिक्षा के इतिहास का उदाहरण देकर जापानी तरीका अपनाने की सलाह दी। तो सरकार ने गोखले को आश्वस्त किया कि वो उसके प्रस्ताव पर अवश्य विचार करेगी। इस आश्वासन को सत्य समझकर गोखले ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया। उनके इस प्रस्ताव पर सरकार ने सभी मांगे तो नहीं मानी, लेकिन एक शिक्षा विभाग की स्थापना की और प्राथमिक शिक्षा के इस कार्य को देखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति भी की। अब आप जानते हैं शिक्षा विभाग आजकल हर ज़िले में होता है, तो ये तभी से शिक्षा विभाग ने अपना कार्य प्रारंभ किया था जब गोखले ने ये प्रस्ताव रखा था अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का। तब गोखले को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षा विभाग बनाया गया था जो परमानेंटली अब ये काम करता है।
लेकिन प्राथमिक शिक्षा की दिशा में सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। तो इससे क्षुब्ध होकर के गोखले ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा समिति के समक्ष एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय शिक्षा इतिहास में गोखले विधेयक के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक में गोखले महोदय ने 1910 में प्रस्तुत किए गए गोखले बिल के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों के अलावा एक शर्त और जोड़ दी। वो ये है कि अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से वंचित अगर कोई रखते हैं तो उनको पेनलाइज किया जाए, उनको दंड देना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा को पहले बालकों के लिए और धीरे धीरे बालिकाओं के लिए भी अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि समाज उस समय तैयार नहीं था कि बालिकाओं को भी प्राथमिक शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थानीय बोर्डों को जो शिक्षा कर यानी एजुकेशन टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया जाए, ताकि पैसा कलेक्ट हो सके, इकट्ठा हो सके और वो पैसा निःशुल्क शिक्षा में लग सके। तो गोखले के इस विधेयक को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जनमत संग्रह के लिए विश्वविद्यालयों, प्रांतीय सरकारों, व्यक्तिगत संस्थाओं, इन सब के पास भेजा और 1 साल का टाइम दिया। 1 साल के बाद केंद्रीय धारा सभा में इस विधेयक पर वाद विवाद हुआ और बाद में ये बात निकलकर सामने आई कि खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा और इतने सारे गांव हैं, कितने टैक्स लगाएंगे। और लोगों का मन भी ऐसा लग नहीं रहा था कि जो है माइंडसेट लोगों का, मतलब वो रेडी नहीं लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि उनकी कोई इच्छा है। तो उनकी अनिच्छा को देखते हुए प्रांतीय सरकारों ने इस विधेयक पर असहमति जता दी। सभा में ये बताया गया कि स्थानीय संस्थाएं शिक्षा के लिए कर लगाने को कतई तैयार नहीं थी, क्योंकि कर तो पहले, टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा पहले से ही थे, अब एक निःशुल्क शिक्षा के लिए फिर बहुत टैक्स लगते। तो 19 मार्च 1912 को इस विधेयक पर काफ़ी वाद विवाद के बाद एक मतदान की व्यवस्था हुई। मतदान हुआ और ये विधेयक 13 वोटों के विरुद्ध 38 वोटों से गिराया दिया गया। लेकिन इस असफलता से हम ये नहीं कह सकते कि गोखले का इरादा अच्छा नहीं था या उन्होंने प्रयास करने बंद कर दिए, ऐसा नहीं था। गोखले बिल के प्रभाव की वजह से ही सरकार और जनसाधारण दोनों ही अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे। एक ये दिमाग में ये बिंदु आ गया कि इस पर विचार किया जा सकता है, अभी नहीं तो बाद में जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में प्राथमिक शिक्षा के लिए उन्होंने 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। 21 जनवरी 1918 को तत्कालीन केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा नीति संबंधी एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया। इस प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्त्री शिक्षा, इनके संबंध में अनेक सिफारिशें की गईं। तो वर्ष 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्षों की अवधि में 7 प्रांतों ने अनिवार्य शिक्षा का जो विधेयक था, जो अधिनियम था, विधेयक नहीं, अधिनियम को लागू ही कर दिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, समाज सेवक रहे, विचारक तो थे ही और सुधारक तो थे ही। उनके मुफ्त शिक्षा का जो काम किया वो काबिल तारीफ था। गोखले को वित्तीय मामलों में अद्वितीय समझ थी और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण ही उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता था। वर्ष 1905 में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि वे भारतीय नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित कर सकें। इस सोसाइटी के सदस्य आजीवन देश की सेवा करने का वचन लेते थे। उनकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने शिक्षा के प्रसार के लिए स्कूल बनवाए
और न केवल रात में पढ़ाई के लिए मुफ्त कक्षाओं के लिए जगह जगह उन्होंने इंतज़ाम किया, बल्कि कई स्थानों पर मोबाइल लाइब्रेरी भी लगाई उन्होंने, जो मूविंग लाइब्रेरी होती थी। गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में, जिसी भी तरह से संभव हो सकता था उन्होंने ये किया। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 19 फरवरी 1915 को गोपाल कृष्ण गोखले इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले को हिंदू मुस्लिम संबंधों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की वकालत करने के लिए हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तो एक इनिशिएट किया है, आप गोखले के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे और उनको उचित स्थान प्रदान करेंगे अपने मन में और भारत के इतिहास में भी। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।